हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना आगे जो हमारा 11वीं कक्षा से संबंधित हमारा टॉपिक है उसको लेंगे हम अपना। इसमें हमने अपनी क्लासेस तक मैंने अपनी लास्ट क्लासेस जितनी भी ली है उसमें जो वर्षा से संबंधित है, भारतीय वर्षा की विशेषता है, वर्षा की परिवर्तिता जलवायु वाले चैप्टर में वो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, आगे हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें भारत की जलवायु प्रदेश, जिसमें हमारी जो सिलेबस में है वो कोपेन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोपेन की योजना अनुसार जो जलवायु प्रदेशों का निर्धारण है ये दे रखा है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो भारत के जलवायु प्रदेश हैं, इसमें जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की। हमें पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, या हम इसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हम सभी को मालूम है कि जो हमारा भारत है इसके बीच में से कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, और जो ये कर्क रेखा होके गुजरती है तो कर्क और जो मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। ठीक है, और कर्क और आर्कटिक वृत्त के जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। हम सभी ने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध पढ़े। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा के बीच का, ये उष्ण कटिबंध, और कर्क और जो आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो हम सभी को पता है कि जो भारत का दक्षिण हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इस प्रकार से भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन हम अगर होलसोल अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कह के बुलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा होती है। हम सभी को पता है भारत में जो वर्षा का जो मुख्य कारण है मानसून आने का वो है ग्रीष्मकालीन मानसून। मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस वजह से जो भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें एक है तापमान और दूसरा है वर्षा। ठीक है, तापमान और वर्षा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जिनसे जलवायु के वर्गीकरण का कोपेन द्वारा निर्धारण किया गया है। तो हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि जो कोपेन की योजना अनुसार जलवायु प्रदेशों का निर्धारण है उसमें जो कोपेन ने आधार माने हैं वो तापमान और वर्षा की मासिक मूल्यों को माना है। ठीक है भाई, वार्षिक मूल्य भी हो सकते हैं, मासिक मूल्य भी हो सकते हैं, लेकिन कोपेन ने किसको माना है? मासिक मूल्यों को। तापमान और वर्षा तो आधार है ही, टेम्परेचर और रेनफॉल आधार है, लेकिन इसके जो मासिक मूल्य हैं इनको कोपेन ने आधार माना है। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो कोपेन ने जलवायु है उसके 5 प्रकार बताए हैं। कोपेन ने जलवायु के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की। ठीक है, या उष्णकटिबंधीय जलवायु की। उष्णकटिबंधीय जलवायु किस प्रकार की होती है हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है। 5 प्रकार बताएं और उन 5 प्रकारों को कोपेन ने A, B, C, D और E कैपिटल लेटर के A, B, C, D, E से रिप्रेजेंट किया है, ये हमें पता होना चाहिए। अब कैपिटल लेटर का जो A है इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु का अगर हम मीनिंग देखें तो जहाँ पूरे वर्ष औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। मतलब पूरे वर्ष का जो औसत मासिक तापमान है वो कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो ये जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं शीत ऋतु का अभाव। मतलब वहां पर क्या पाया जाएगा? शीत ऋतु का अभाव पाया जाएगा। तो ऐसी जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें जो कोपेन ने दिया है उसमें हम बी को लेते हैं, जिसके हम बात करते हैं शुष्क जलवायु की। जो कोपेन ने कैपिटल बी को रिप्रेजेंट किया है उसमें शुष्क जलवायु को दिया है, जिसमें कोपेन के द्वारा ये मानना है कि शुष्क जलवायु का मतलब है तापमान की तुलना में जो वर्षा है वो क्या होती है? बहुत
कम होती है, ठीक है, मतलब तापमान की तुलना में जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है, ये ऐसा कोपेन का कहना है। इसके अलावा जहाँ पर शुष्कता कम है वो प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल में आ जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं स्टेपी, ठीक है, और जहाँ पर शुष्कता अधिक है वो मरुस्थल में आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जहाँ शुष्कता कम है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी जलवायु, और जहाँ शुष्कता अधिक है वो मरुस्थलीय जलवायु में आएगा। उसके बाद में जो कोपेन महोदय ने कैपिटल सी से जिस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है वो है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु को कोपेन ने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें उनका कहना है कि जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। भाई कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच जो तापमान रहेगा वहाँ की जलवायु कैसी बताई है उन्होंने? गर्म जलवायु बताई है। इसके बाद जो कोपेन महोदय ने कैपिटल डी को रिप्रेजेंट किया उसमें उन्होंने हिम जलवायु को बताया। हिम जलवायु कैसी होती है? जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ऐसी जलवायु कोपेन महोदय ने हिम जलवायु को बताया है। इसके बाद में जो कैपिटल ई उन्होंने बताया है, इसमें ये बर्फीली जलवायु को लेते हैं, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु का अभाव रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोपेन महोदय हैं इन्होंने जलवायु को 5 प्रकारों में बांटा है, कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई। आपको बहुत ध्यान में रखना है, कैपिटल लेटर का जो मीनिंग है वो अलग होगा और इनमें जो स्मॉल लेटर के मीनिंग हो जाएंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे हम आगे इसके अंदर अध्ययन करते हैं जलवायु प्रदेश के उप प्रकारों की, जो कोपेन महोदय के अकॉर्डिंग आगे जो इनके उप प्रकार है जलवायु प्रदेशों के, वो उन्होंने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ अंग्रेजी के अक्षर हैं, अंग्रेजी लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं, इनको आपको इनके मीनिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि किसका मतलब क्या है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कैपिटल एस की, ठीक है, कैपिटल एस का मतलब है अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी तुल्य जलवायु। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु। स्मॉल एफ का मतलब है पर्याप्त वर्षा, जहाँ पर मोस्टली सदाबहार वन पाए जाते हैं। स्मॉल एम का मतलब है मानसूनी जलवायु, जहाँ पर कि पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं स्मॉल डब्ल्यू का जो मीनिंग है उसको हम कह सकते हैं शुष्क शीतकाल, मतलब कि यहाँ पर शीत ऋतु कैसी रहती है? शुष्क रहती है, और यहाँ पर ग्रीष्म काल में क्या होती है? वर्षा होती है। मतलब शीतकाल शुष्क रहता है और ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। स्मॉल डब्ल्यू आपको याद रखना है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय जलवायु लिया है हमने, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है शुष्क शीतकाल। दोनों के मतलब अलग अलग है। इसके बाद में हम देखते हैं स्मॉल एस का जो मीनिंग है वो है शुष्क ग्रीष्मकाल, या इसमें हम कह सकते हैं शीतकाल में वर्षा, मतलब जो शीतकाल में जो वर्षा होती है और ग्रीष्म काल शुष्क होता है, ये हमने या कोपेन महोदय ने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। हम देख सकते हैं कि जो शीतकाल में भारत में वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, जिसको हम मावट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है, जो इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब आपकी स्मॉल एस से रिप्रेजेंट है। इसके बाद में आगे हम इसमें देखते हैं जो स्मॉल एच का मतलब हो जाएगा शुष्क और गर्म जलवायु। ठीक है, एच फॉर हम कह सकते हैं हॉट, एच फॉर हॉट, शुष्क और गर्म जलवायु। या हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से
अधिक रहता है। हमने एक कैपिटल ए पढ़ा था, कैपिटल ए में तो हमने क्या पढ़ा था, औसत मासिक तापमान, मतलब महीने का औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। लेकिन यहाँ पर कैसा बताया है, औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो स्मॉल के है, या इसको हम कह सकते हैं कूल, ठीक है, कूल आप इसे इसको याद रख सकते हो। स्मॉल के मतलब शुष्क और ठंडी जलवायु, जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इसके बाद में हम इसमें लेते हैं आगे स्मॉल सी, जहाँ पर वर्ष के 4 महीने में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और स्मॉल जी का मतलब हो जाएगा गंगा का मैदान। तो आपको इस प्रकार से सबसे पहले जो याद रखना है वो सारे स्मॉल और कैपिटल लेटर की मीनिंग याद करने। अगर आपको ये सभी स्मॉल और कैपिटल लेटर की मीनिंग याद हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर भारत में किस प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे स्मॉल डब्ल्यू है तो हम इसमें देख सकते हैं डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर, ठीक है, तो शुष्क शीतकाल। स्मॉल एस है तो एस का मतलब होता है समर, शुष्क ग्रीष्मकाल, ठीक है। एच है तो एच से हमें याद करना है हॉट, मतलब गर्म, शुष्क और गर्म, हॉट। के है तो के से हमको ध्यान रखना है कूल, शुष्क और ठंडा, ठंडा मतलब कूल, ठीक है। इसी प्रकार से जी फॉर गंगा, गंगा का मैदान, जी फॉर गंगा। तो इस प्रकार से आपको इनके मीनिंग याद रखने, तो कुछ चीज़ें आपको इस प्रकार से आप ध्यान रख लोगे तो आपको जल्दी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो जब आपको इन सभी के स्मॉल और कैपिटल लेटर के मीनिंग याद हो जाएंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं इसमें आगे कोपेन की योजना अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, इनको किस प्रकार से विभाजित किया, आपको इन सब के मतलब पता चल गए। अब हमें ये देखना है कि जो जलवायु के प्रकार हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें AMW जलवायु है वो किस प्रकार की है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, जो गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। AS प्रकार की जलवायु जो है वो कैसा है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर देखने को मिलता है। AW वाली जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, जो कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग इसमें आता है। BSHW जो जलवायु है वह अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु है, जो उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में आता है। BWHW की अगर हम बात करें तो ये गर्म मरुस्थल है, जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। CWG की बात करें तो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है ये, और ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में देखने को मिलता है। DFC प्रकार की जो जलवायु है वह लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और कैपिटल E जो है ये ध्रुवीय प्रकार को रिप्रेजेंट करता है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जितने भी आपकी ये जलवायु के प्रकार है ये आपको बहुत अच्छे से देखने कि किस प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करें आगे इस मानचित्र को, अब आप देखिए बहुत ध्यान से, ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। इस मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देखिए हमने सबसे पहले देखा है AMW आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, गोवा के दक्षिण में, ठीक है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये AMW को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पढ़ा है कैपिटल A का मतलब AMW, आप इसको ध्यान से देखेंगे, अपने स्मॉल लेटर्स की मीनिंग देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। A का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। M का मतलब है मानसूनी जलवायु, ठीक है। और उसके बाद में स्मॉल W का मतलब हमने पढ़ा था शुष्क शीतकाल। स्मॉल W का मतलब हमने क्या पढ़ा था, शुष्क शीतकाल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ की जो जलवायु है वो AMW प्रकार की क्यों है,
एक तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, दूसरी मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ से जो है मानसून प्रवेश करता है। भाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल से प्रवेश करता है, तो आपके इसी तट से दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। दूसरी हम चीज देखेंगे, यहाँ पे शीतकाल तो शुष्क है, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है? ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। शीतकाल शुष्क है तो वर्षा कौन से काल में होती है? ग्रीष्म काल में। हमें पता है यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, अरब सागरी शाखा यहाँ पे प्रवेश करती है केरल से। तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी शुष्क शीतकाल वाली जलवायु हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार या AMW जलवायु। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि AMW जलवायु कौन से तट पर पाई जाती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा तट है आपका ये वाला जो तट है कोकण तट है, मालाबार तट है। हमने ये वाले तट पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ये कोकण है, ये मालाबार तट है। ठीक है, तो हमें पूछा जा सकता है कि AMW जलवायु कौन से तट पे पाई जाती है, तो कोंकण तट आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका मालाबार तट आ जाएगा। तो ये जलवायु कौन से तटों पर पाई जाती है ये भी हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि मालाबार तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? गोवा के दक्षिण में तो है, ये तो हमें लिखा हुआ ही है, लेकिन केरल में मालाबार तट पे किस प्रकार की जलवायु है? AMW जलवायु है। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बन सकता है, तो हमें याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें, जो हमने अपनी दूसरी जलवायु देखी, तो दूसरी प्रकार की जलवायु हमने कौन सी देखी थी? अपनी AS। ठीक है, AS जो जलवायु है वो आपके कौन से तट पर देखने को मिल रही है? कोरोमंडल तट पे देखने को मिल रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि AS प्रकार की जलवायु कौन से तट पे पाई जाती है या कोरोमंडल तट पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है AS जलवायु। अभी हमने देखा AS, भाई A का मतलब तो हमने अभी देखा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, अब स्मॉल s का मतलब हमने क्या पढ़ा था? शुष्क ग्रीष्मकाल। मतलब जो आपके कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में। हमें पता है लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो कौन से तट पे वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। तो यहाँ की जैसी जलवायु हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? शुष्क ग्रीष्मकाल वाला मानसूनी प्रकार, या अब हम इसको कह सकते हैं AS प्रकार की जलवायु। A मतलब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय और स्मॉल s का मतलब हो जाएगा शुष्क ग्रीष्मकाल या शीतकाल में वर्षा। हमने बहुत अच्छे से जलवायु के अंदर पढ़ा है कि तमिलनाडु के तट पे जो वर्षा होती है एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। ठीक है, ये आपका उत्तरी पूर्वी मानसून है, जहाँ से वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और वो कोरोमंडल तट पे छोड़ देती है, और लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है, या हम बात करें जो शीतकाल में जो वर्षा होती है, वो कौन से तट पर होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, प्रश्न का कोई सा भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपके कि शीतकाल में वर्षा कौन से तट पर होती है? पूछा जा सकता है शीतकाल में वर्षा कौन से तट पे होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि शीतकाल में जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है, और ग्रीष्मकाल में वर्षा कौन से तट पर होती है? मालाबार तट पे होती है। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि जो ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है वो आपके मालाबार तट पर होती है, और जो आपके शीतकाल में वर्षा होती है वो आपके कोरोमंडल तट पर होती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जो हमारी अगली जलवायु है हम उसकी बात करते हैं AW जलवायु, जिसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तो हमने इसमें भी बहुत अच्छे से देखा है। A का मतलब हमें पढ़ा है कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। W का मतलब हमने पढ़ा है शुष्क शीतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है। तो ये वाला जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो आपका ये पूरा जो भाग है, ठीक है, ये सारी जलवायु कैसी कहलाएगी? आपकी AW प्रकार की जलवायु कहलाएगी, जहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय जलवायु और शुष्क शीतकाल रहता है। ये भाग है आपका
कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकतर भाग है वो कौन सी जलवायु के अंदर आता है? AW जलवायु में आता है। हमें पता होना चाहिए जो ये मोस्टली आपका दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, मोस्टली जो दक्षिण वाला भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग है, इसका जो अधिकतर भाग है वो सवाना प्रकार की जलवायु में आता है। पहली चीज तो उष्णकटिबंध में आता ही है, मैंने अभी अभी आपको बताया कर्क और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में आ रहा है तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाएगी और यहाँ पे जो वर्षा है वो ग्रीष्मकाल में होगी। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकतर भाग है वो AW या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में आता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें जो हमारी अगली जलवायु है BSHW। अब आप इसमें देखेंगे BSHW है एक तो, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो BWHW है। अब BSHW की अगर बात करें तो आप इसमें देखें, हमने सबसे पहले बात करी थी कि कैपिटल B का मतलब जो है वो शुष्क जलवायु से है, ठीक है, कैपिटल S का जो मतलब है वो स्टेपी जलवायु से है या अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु से है। स्मॉल s का मतलब है ये कैसी है? शुष्क और गर्म जलवायु है। और स्मॉल w का जो मतलब है वो हमने पढ़ा था शुष्क शीतकाल से है। तो यहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो किस में होती है? ग्रीष्मकाल में होती है। यहाँ पे वर्षा किस में होती है? ग्रीष्मकाल में होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा, ये आता है BSHW वाली जलवायु में आता है, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो BWHW वाली जलवायु में आता है। तो BWHW के अंदर सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो कैपिटल W का मतलब है वो कैसा हो जाता है? मरुस्थलीय जलवायु वाला हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है आपकी, BWHW और BSHW, सिर्फ दोनों में अंतर ये है कि एक तो जलवायु है मरुस्थलीय जलवायु और दूसरी जलवायु है अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टेपी जलवायु, ठीक है। दोनों में भाई यहाँ पर शुष्कता अधिक हो जाएगी, जो मरुस्थलीय जलवायु है इसकी शुष्कता कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, हमने पढ़ा था पहले। और यहाँ पर शुष्कता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है BWHW पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है और BSHW जो जलवायु है पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं हमारी जो अगली जलवायु है वो CWG प्रकार की है। अब CWG में हमें अच्छे से ध्यान है कि हमने पढ़ा था CWG, C का मतलब हमने पढ़ा था गर्म जलवायु, ठीक है, हमें पता है C का मतलब हमने क्या पढ़ा था? गर्म जलवायु है, या हम इसको कह सकते हैं शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। और W का मतलब हमने पढ़ा था शुष्क शीतकाल, W का मतलब कैसा था? शुष्क शीतकाल। और G का मतलब था गंगा का मैदान। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर गंगा के मैदान में ये जलवायु पाई जा रही है, यहाँ ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी यही पाई जा रही है। तो मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो CWG जलवायु है, G का मतलब मैदानी भाग से, जो मैदानी भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के जो बीच में तापमान रहता है वो कौन सा रहता है? आपका CWG प्रकार की जलवायु, हम इसको कह सकते हैं गर्म जलवायु, ठीक है। तो मैदानी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाएगी? CWG जलवायु। उसके बाद में जो अगली हमारी जलवायु है वो है DFC। DFC की अगर हम बात करें तो हमने उसी प्रकार से D का मतलब पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमें ध्यान है। D का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। D का मतलब, या हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हिम जलवायु। DFC का मतलब हमने D का मतलब क्या पढ़ा था? हिम जलवायु, ठीक है। F का मतलब हमने पढ़ा था, स्मॉल f का मतलब पर्याप्त वर्षा, जहाँ पर की वर्षा वर्ष भर होती रहती है। और स्मॉल c का मतलब हमने पढ़ा था, आपको पता है स्मॉल c का मतलब क्या था? कि 4 महीने से कम अवधि में
4 महीने से जो कम अवधि है से कम अवधि के अंदर आप जो औसत तापमान है 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये हमने पढ़ा था स्मॉल सी का मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की है? DFC प्रकार की, या हम इसे कह सकते हैं लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। भाई यहाँ पर आपकी गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे खासी की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम आता है, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्षा भी पर्याप्त होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? हिम जलवायु। ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये हिमालय वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर आपका हिमालय रीजन आता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? हिम जलवायु है। और यहाँ पर 4 महीने से जो कम अवधि में औसत तापमान है वो जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या फिर DFC प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है यहाँ पर DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश कह सकते हैं। इसके बाद में हम अगली जलवायु की बात करें तो ये है आपकी कैपिटल E या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जिसको अभी हमने पढ़ा था। कैपिटल E का मतलब है बर्फीली जलवायु। बर्फीली जलवायु जहाँ पर मोस्टली जो आपका क्षेत्र है वो बर्फ से आच्छादित रहता है, ठीक है, बर्फ से आच्छादित रहता है। तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ये आपकी इसमें आ जाएगी ई प्रकार की जलवायु में। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकता है कि ई प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती। मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ लिया कि कौन से क्षेत्र में ई प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, और आपके ऑप्शन में दे दिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो हमें पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में ये जलवायु नहीं पाई जाती है। ई जलवायु कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड आ जाता है और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। तो इस प्रकार से आज जो हमने अपना अध्ययन किया है वो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित किया है, जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैपिटल ABCDE का क्या मतलब होता है, इसमें जो स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या होता है। अगर आप इसमें आने वाले सभी कैपिटल और स्मॉल लेटर के मीनिंग याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि BSHW प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, इसके अलावा BWHW कहाँ पाई जाती है, ई जलवायु कहाँ है, DFC कहाँ है, CWG कहाँ है, AW कहाँ है, AS कहाँ है और AMW कहाँ है। तो आपको ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी जलवायु किस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है या देखने को मिलती है। इसमें एक क्षेत्र आप यहाँ पे ये भी देखेंगे, ये वाला हमने छोड़ दिया था एक बार, कि ये जो क्षेत्र है ये आपका BSHW के अंदर आता है, ठीक है। आपका मोस्टली दक्षिण वाला भाग तो सवाना जलवायु में आता है, ठीक है। पश्चिमी तट आपका AMW जलवायु में आता है, पूर्वी तट आपका AS जलवायु में आता है। लेकिन जो आपका जो बीच में थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र है ये आपका BSHW जलवायु के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये किस प्रकार का है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। हमने पढ़ा था जलवायु वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से लास्ट क्लासेस में कि जो आपकी इस प्रकार से जहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ पर आपको पता है ये वाला जो आपका पश्चिमी तट है यहाँ पर आपकी कई पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। तो यहाँ से जो मानसून प्रवेश करता है तो जो पवनें या हवाएं हम बात करें ये इसके पवनाभिमुखी ढाल पर तो क्या करती है? अधिक वर्षा करती है। लेकिन जब ये हवाएं
इसके अपोजिट साइड वाले ढाल पे पहुंचती है या पवना विमुखी ढाल पे पहुंचती है तो यहाँ पर इनकी आर्द्रता में कमी आ जाती है और यहाँ वर्षा भी कैसी होती है, कम होती है। तो इस वजह से इसका जो अपोजिट साइड वाला जो भाग होता है, पहाड़ियों की जो अपोजिट साइड वाला ढाल वाला भाग होता है, यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण ये क्षेत्र कैसा कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो इस वृष्टि छाया क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसको हम कहते हैं BSHW जलवायु या अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से अब आपसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है कि AW जलवायु कहाँ पाई जाती है, AS जलवायु कहाँ है, AMW कहाँ है, BSHW कहाँ है, BWHW कहाँ पर है, इसके अलावा E प्रकार की जलवायु, DFC प्रकार की जलवायु और CWG प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ के उत्तर दे सकते हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आपके इससे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मैं साथ के साथ आपको प्रश्न भी बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से आपका इसमें वन वर्ड वाले प्रश्न बन सकते हैं या इस पे आपका बड़ा प्रश्न भी बन सकता है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को सविस्तार समझाइए। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से इसे समझें और याद करें। इसमें एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक क्लास में बचा हुआ है जिसको हम अभी देख लेते हैं। एक छोटा टॉपिक है जिसकी हम बात करें भूमंडलीय तापन। आप सभी ने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि भूमंडलीय तापन क्या चीज़ होती है। भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, तो इसको हम अगर देखें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अतः मानवीय क्रिया द्वारा वायुमंडल में वृहद मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम दूसरे शब्दों में CFC कह सकते हैं, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। इन सभी गैसों को हरितगृह गैसेस कहा जाता है। ये सभी गैसेस कौन सी गैसेस कहलाती हैं, हरितगृह या ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इन गैसों के वायुमंडल में बढ़ते प्रतिशत से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन और इसी को हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपका छोटा प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। तो जितनी भी कई प्रकार की जो गैसेस हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, तो इस प्रकार की कई गैसेस जो मनुष्य के द्वारा या किसी अन्य कारण से यूज़ में ली जाती है और इनकी दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल में मात्रा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन ये मात्रा बढ़ती जा रही है जो हमारे पृथ्वी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पर जो इस गैसों की मात्रा के बढ़ने की वजह से जो पृथ्वी के तापमान में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, इसी को क्या कहा गया है, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। इसको किसी और चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब रूप में हम अभी बात करेंगे इसकी। अभी आप इसको बस छोटे रूप में समझिए कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। आपका छोटा प्रश्न बन सकता है। आज जो हमने अपना अध्ययन किया है जनरली वो है आपका कोपेन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कोपेन की योजना के अनुसार जो भारत के जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें आने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगली हम क्लास में जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल।